मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं 8 पे कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहले हम समझते हैं कि पे कमीशन क्या है। राइट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ पे कमीशन। तो बेसिकली क्या है पे कमीशन? एक बॉडी है जो कौन इस कमीशन को बनाता है? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इस बॉडी को कंस्टिट्यूट करता है और इस बॉडी यानी कि ये जो पे कमीशन है इसकी मेन काम क्या है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरीज होते हैं उनको रिव्यू करना। ठीक है, उनकी जो भी सर्विस कंडीशंस है उनको रिव्यू करना। ठीक है, और ये सब रिव्यू करते हुए इस कमीशन का मेन काम क्या होता है? रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, तो अलग अलग तरह के डायमेंशन में वो लोग क्या करेंगे? रिकमेंडेशंस देंगे। लाइक रिकमेंड अलाउंसेस, रिकमेंड द पे स्ट्रक्चर, एवरीथिंग दे विल रिकमेंड द पे कमीशन। ठीक है, और इसके साथ साथ सिर्फ वो लोग रिव्यू ही नहीं करते हैं सैलरीज, अलाउंसेस, सर्विसेज, बल्कि उसके साथ साथ वो लोग इंश्योर करते हैं पैरिटी, यानी कि इक्वालिटी वो लोग इंश्योर करने में हेल्प करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। समझा रही हूँ, देखिए पकड़ लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनकी सैलरी पकड़ लेते हैं 10,000। ठीक है, तो उनका क्या होता है? जो नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग मंथली मंथली 10,000 ऐसे तो उनको मिलते ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि वही मंथ वाइज जब आता रहेगा तो चीज़ों का दाम तो बढ़ता है ना। तो हम लोग बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोलेंगे उसको? इन्फ्लेशन, यानी कि राइज इन द प्राइस ऑफ द थिंग्स, है ना, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के साथ क्या होता है? हर चीज़ों का दाम तो बढ़ जाता है, लेकिन उनका जो सैलरी है वो तो कांस्टेंट ही आ रहा है, 10,000 है ना। तो उसी तरह जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है, और उसके साथ साथ जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो बढ़ जाएगा, है ना, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो वो सब इंश्योर करते हुए कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ रहा है, उन सब के अंदर पैरिटी, इक्वलिटी बना रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है उसी तरीके से उस सामान के हिसाब से उनको इनकम भी मिले, ये इंश्योर करता है पे कमीशन। क्लियर? सिंस 1947 यानी कि हमारी आज़ादी के बाद से अभी तक कितना कमीशन ऑलरेडी कंस्टिट्यूट कर चुके हैं गवर्नमेंट? 7th पे कमीशन। ठीक है, और रिसेंटली अभी हमारा आ गया है 8 सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, ये जो 8 सेंट्रल पे कमीशन है इसको कौन हेड कर रहे हैं? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज है। ठीक है, और चेयरपर्सन है ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर्मर। और अभी ये रंजना प्रकाश देसाई जी क्या बन गई है? हेड ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, उनके साथ साथ और भी मेंबर्स है ऑफ दिस सेंट्रल पे कमीशन, 8 सेंट्रल पे कमीशन। कौन है? पार्ट टाइम मेंबर के हिसाब से कौन है? पुलक घोष ऑफ IIM बेंगलोर। ठीक है, ये एक मेंबर है, और दूसरी मेंबर सेक्रेटरी कौन है? पंकज जैन। सो दिस आर द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, और ये जो 8 सेंट्रल पे कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट यानी कि पूरी रिव्यू करने के बाद जो ये कमीशन रिकमेंडेशंस देता है उनकी रिपोर्ट की डेडलाइन कब है? अप्रैल 2027, यानी कि विद इन 18 मंथ्स वो लोग पूरा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके उनकी रिकमेंडेशंस, उनकी पूरा रिपोर्ट को वो लोग प्रिपेयर कर लेंगे और बाय अप्रैल 2027 अपनी रिपोर्ट उनको देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट 8 सेंट्रल पे कमीशन। अभी कौन सी एरियाज़ है जहाँ पे ये लोग रिवीजन करने वाले हैं? ये 8 सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, तो पे स्केल्स, डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स, इन सबको, ये सब का क्या होगा? रिवीजन होगा। यानी कि अभी जो 7th पे कमीशन के हिसाब से जो पे स्केल्स चल रहा था, डियरनेस अलाउंस चल रहा था, या बाकी जो बेनिफिट्स था ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन सब की क्या होगा? रिवीजन। ठीक है, और उसके साथ साथ ये 8 सेंट्रल पे कमीशन क्या करेगा? एड्रेस करेगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स,
कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, उस ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। उसके साथ साथ इन्हेंस करेंगे मोटिवेशन एंड मॉरल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। देखिए अगर सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका कभी ऐसा ही है कि स्टार्टिंग से वो लोग 10,000 उनको मिल रहा है सैलरी और उनको वही 10,000 ही मिलता जा रहा है, तो उनका कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा ना कि और काम करे या गवर्नमेंट सर्विस में रहे, है ना, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसी कमीशन आता रहेगा, टाइम टू टाइम रिवाइज करेगा, उनकी इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, तो उनकी भी मोटिवेशन बना रहेगा काम पे, है ना, और अच्छा क्वालिटी भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो इन सब के लिए भी ये पे कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशनरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने के लिए पे कमीशन इम्पॉर्टेंट है, और इन सब की रिवीजन करके इंक्रीमेंट लाने के लिए इन द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कमीशन लाइक दिस। क्लियर? ओके। अभी बात करते हैं, तो ये जो सेंट्रल पे कमीशन है, उसमें से इस कमीशन की पहली स्टेट जिसने कंस्टिट्यूट कर दिया है 8 स्टेट पे कमीशन, और वो स्टेट कौन सा है? द स्टेट इज़ असम, ठीक है। सो विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कंस्टिट्यूट 8 स्टेट पे कमीशन? द आंसर इज़ असम, ठीक है। तो मेन एम क्या रहेगा? इम्प्रूव करना है एम्प्लॉय की वेलफेयर, है ना, स्ट्रेंथन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशेंसी, और इंश्योर करना है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर, ठीक है। इस 8 स्टेट पे कमीशन की ये सब क्या है? एम और गोल। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो पे कमीशन है, या मैं एक बात बताती हूँ कि जो नॉर्मली सैलरीज दिया जाता है टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये कौन सी एक्सपेंडिचर के अंदर आता है गवर्नमेंट का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है समझाती हूँ। देखिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट की वो स्पेंडिंग जिससे कोई एसेट बनता हो, जैसे कि रोड, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब में अगर गवर्नमेंट स्पेंड करेगा तो उससे एसेट क्रिएट होगा, है ना, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को और इनकम आएगा। तो ऐसी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट नहीं, ठीक है, कोई एसेट नहीं बना हो, उस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सैलरीज आर ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट तो सैलरीज देता है एज ए पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, लेकिन उससे कोई एसेट नहीं बनता है, राइट। इसीलिए सैलरीज विल कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? और भी देखिए, जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस, पेंशंस, वेलफेयर स्कीम्स, सब्सिडीज़, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, लेकिन इनसे कोई एसेट नहीं बनता, इसीलिए इन सब एक्सपेंडिचर को हम किस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? ओके। फिर बात करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पहले आप मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है किसी कमीशन, इधर पे हम किसी कमिटी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, लेकिन हम किस बारे में पढ़ रहे? कमीशन के बारे में, राइट। सेंट्रल पे कमीशन, तो कमीशन के हिसाब से बोलती हूँ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब किसी, जैसे कि ये कमीशन, इस कमीशन को दिए गए काम, जिम्मेदारी और स्कोप की पूरी लिस्ट, मतलब इस कमीशन का क्या काम होगा, क्या स्कोप होगी, क्या जिम्मेदारी होगा, उस सब की जो लिस्ट होता है उसको हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो मेन काम उनका क्या होगा इस पे कमीशन का, कि रिव्यू ऑफ द पे एंड अलाउंसेस। तो ये जो 8 पे कमीशन है, ये पूरा एग्जामाइन करेगा ग्रेड पे लेवल, फिर पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर, फिर पूरा एग्जिस्टिंग अलाउंसेस क्या है, ये सब पूरा एग्जामाइन करेगा। जो 7 पे कमीशन ने दिया था, है ना,
उसको पूरा एग्जामाइन रिव्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, रिकमेंडेशंस देगा। अगर उन सब में मॉडिफिकेशंस चाहिए तो वो सब का रिकमेंडेशंस देगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो जो अभी पेंशन चल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, या आफ्टर रिटायरमेंट द बेनिफिट्स दैट आर बीन अवेल्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इन सब को रिव्यू करेगा। रिव्यू करते हुए सजेस्ट करेगा ये कमीशन, सस्टेनेबल पेंशन मॉडल्स, ये सब क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, ठीक है। तीसरा है इकोनॉमिक एंड फिस्कल कंसिडरेशन, यानी कि जो भी सजेस्ट करेगा, जो भी रिकमेंडेशंस देगा, वो रिकमेंडेशंस उसको देने के आगे पूरा हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक कंडीशन देखना पड़ेगा, पूरा फिस्कल कंडीशन देखना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी की रिसोर्सेज के हिसाब से उसको मैच करके रिकमेंडेशंस देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं दे दे कि जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। तो ये सब कंडीशंस को देखते हुए अपनी रिकमेंडेशंस देना पड़ेगा इस पे कमीशन को, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स। ये और एग्जामाइन करेगा किस चीज़ के बारे में, कि ये जो सैलरीज है, मतलब स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका इम्पैक्ट हर एक स्टेट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, उसको भी अच्छे से क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा, ठीक है। और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेंचमार्किंग, तो इस पे कमीशन क्या करेगा, कंपेयर करेगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के साथ, उनकी एम्प्लॉयज़ की पेमेंट किसके हिसाब से है, क्या है, वो सब देख के एग्जामाइन करके स्टडी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगा ये 8 पे कमीशन। क्लियर, ओके। अभी हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। रिकमेंडेशंस तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब रिव्यू करेगा, करने के बाद वो अपना रिकमेंडेशन देगा, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, राइट। तो ये पे कमीशन क्या करेगा, एक ड्यू डेट को स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। और वो इफ़ेक्टिव डेट रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि समझे, नॉर्मली क्या है, 1 जनवरी 26 ये है डेट जिससे ये 8 पे कमीशन स्टार्ट होगा। लेकिन ये पे कमीशन 8 पे कमीशन अपनी रिपोर्ट कब देगा, अप्रैल 27, है ना। अप्रैल 27 में अपनी रिकमेंडेशन देगा। उसके बाद जो डेट देगा ये कमीशन की, उसी डेट से ही स्टार्ट होगा रिव्यू वाला या रिकमेंडेड वाला पेमेंट या सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। लेट्स से फॉर एग्जांपल May 1, ठीक है, मैं इसी एग्जांपल से समझा रही हूँ। लेट्स से कि May 1 ये 8 पे कमीशन ने डेट दे दिया कि May 1 से लागू हो जाएगा 8 पे कमीशन, यानी कि 8 पे कमीशन की जो भी रिकमेंडेड पेमेंट होगा ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन क्या है कि 1 जनवरी 26 से तो मेन बात था, है ना। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, यानी कि May 1 से तो लागू हो जाएगा। शायद मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर दे, देखिए मैं पहले से समझा रही हूँ, अच्छे से समझिएगा, हाँ। देखिए 1 जनवरी 26 ये है मेन डेट जिससे स्टार्ट होगा 8 पे कमीशन। लेकिन अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो पे कमीशन है 8 पे कमीशन, वो अपनी रिकमेंडेशंस कब देगा, अप्रैल 2027, राइट। तो जब वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा अप्रैल 2027 से, उसने रिकमेंडेशन दे दिया कि लेट्स से कि May 1 से लागू हो जाना चाहिए 8 पे कमीशन के हिसाब से पेमेंट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो May 1 से तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा May की मंथ काम करने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा, वो तो 8 पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट का मेन डेट जिससे स्टार्ट होगा 8 पे कमीशन, वो क्या था, 1 जनवरी 2026, राइट।
तो इसीलिए जो पूरा साल है 1 जनवरी 2026 से लेकर मई 1 के आगे तक, ये सब एक लमसम मतलब एक पूरा एक एरियर की जैसा उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। पूरा साल का पेमेंट जो एक्स्ट्रा मतलब लेट्स से कि अभी उनका मतलब लेट्स से कि 10,000 उनका पेमेंट है, हर मंथली उनको मिलता है 10,000, ठीक है। लेकिन इस पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी हो जाना चाहिए अभी 11,000 लेट्स से। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 1,000 हो गया। तो पूरा 1 जनवरी से लेकर मई 1 की आगे तक जितना भी मंथ्स है, जितना उस एक एक मंथ की 1,000 एक साथ उनको हर एक जो एम्प्लॉय है उनको एक साथ मिल जाएगा, ये 1,000 वाला, ठीक है। यही समझाना चाहती हूँ मैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्लियर? ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया, ठीक है। लेकिन देखिए एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो मैं बोल रही हूँ कि ठीक है मई 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्यों इतना टाइम लगेगा? क्योंकि गवर्नमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा। ये जो भी रिकमेंडेशंस देंगे, ये 8 पे कमीशन गवर्नमेंट को इनको रिव्यू करना पड़ेगा, कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, रिवाइज्ड पे ऑर्डर्स चाहिए और बजटरी एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है, उसके बाद ही जाके लागू होगा उनकी हर एक रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट बात करती हूँ आप लोगों के साथ फिटमेंट फैक्टर के बारे में। बेसिकली क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जो कैलकुलेट करता है न्यू बेसिक पे। यानी कि देखिए ये जो रिवाइज्ड बेसिक पे है, ठीक है, जो 8 पे कमीशन देगा, इट विल बी इक्वल टू द करेंट बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर। यानी कि जो 8 पे कमीशन के आगे जो 7 पे कमीशन के हिसाब से जो बेसिक पे चल रहा था, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके एडिशन होगा आपकी नया सैलरी पे, ठीक है। और ये जो फिटमेंट फैक्टर है इसको ऐसे ही नहीं कोई नंबर दे देते हैं, ठीक है। इस नंबर को रखा जाता है आफ्टर डिटरमाइनिंग द इन्फ्लेशन इकोनॉमिक कंडीशन। पूरी इन्फ्लेशन को एनालाइज करते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को देखते हुए ये फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड किया जाता है। क्लियर? तो देखिए 7th पे कमीशन के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा टू द बेसिक पे, तो रिजल्टेड इन 3.55। समझा रही हूँ। मान लेते हैं कि हम लोगों ने पकड़ा था 10,000, है ना। मान लेते हैं कि बेसिक पे कितना है? 10,000। तो न्यू बेसिक पे क्या था इसमें? एक मिनट, हाँ, रिवाइज्ड बेसिक पे, सॉरी, रिवाइज्ड बेसिक पे इज इक्वल टू करेंट बेसिक पे इंटू 2.57। या आप इस पे एरियस करके आप इधर पे क्या लिख सकते हो? 10,000। इससे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? रिवाइज्ड बेसिक पे। क्लियर? ओके। अभी तो 8 पे सेंट्रल पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है कि अगर 1.92 होता है बेसिक पे, तो सॉरी फिटमेंट फैक्टर, तो वो क्या होगा? कंजर्वेटिव माना जाएगा। अगर 2.15 होता है तो उसको मॉडरेट माना जाएगा। अगर 2.57 होता है लाइक द 7th पे कमीशन, तो वो क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। तो जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ज़्यादा आपका सैलरी होगा, उतना ज़्यादा आपकी सैलरी पे हाइक होगा, यानी कि इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 to 25% डेफिनेटली 8 पे कमीशन के वजह से क्या होगा? आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, सैलरी पे एडिशन होगा। क्लियर? ओके।
तो यही था आज के लिए। आई रियली होप आप लोगों को ये समझ में आया है। दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द 8 पे कमीशन पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने अच्छे से समझाया है। आई रियली होप आप लोग को समझ में आया। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।